बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आज के हमारे अतिथि धर्मेंद्र जी ने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहला सत्र हमारे मध्य प्रदेश की थीम पर है और ये डी से शुरू होता है। डी से शुरू होने का तात्पर्य है कि हम मध्य प्रदेश के शब्दों से रिलेटेड अलग अलग सत्रों पे बात करेंगे। धर्म, धरोहर और समृद्ध मध्य प्रदेश। हमारे बीच आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शासन के मंत्री धर्मेंद्र जी उपलब्ध हैं। सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सत्र की शुरुआत में पहला सवाल सीधा सीधा। मध्य प्रदेश धर्म और विरासतों को लेकर बहुत अपनी अनोखी पहचान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार के मामले में या दूसरे राज्यों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं या अपनी एक पहचान नहीं छोड़ पाए हैं पूरे विश्व में। सर्वप्रथम तो ब्रेकिंग न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है और निश्चित रूप से डिजिटल प्लेटफार्म पर ये ब्रेकिंग न्यूज चैनल जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जी। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तो कहीं ना कहीं डिजिटल का समय भी है और इसको अभी आप लोगों ने बताया कि हम एआई से भी जोड़ रहे हैं। जी जी। तो ये जो आने वाली टेक्नोलॉजी से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ब्रेकिंग न्यूज अच्छी चल रही है, आने वाले समय में और अच्छी चले। धन्यवाद। ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश जो है, देखिए मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध है। अगर हम वन्य जीव के मामले में बात करें तो वन्य जीव के मामलों में भी हम समृद्ध हैं, प्राकृतिक दृष्टि से भी समृद्ध हैं। हम चीता स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। जितने प्रकार की विविधता मध्य प्रदेश में है और जिस प्रकार के 12 नेशनल पार्क्स हैं, 25 से ज़्यादा वन्य अभयारण्य हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक दृष्टि से, वन्य जीव की दृष्टि से भी हम समृद्ध हैं और धार्मिक दृष्टि से भी हम अत्यंत समृद्ध हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश यह तय है कि हम हैं। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और उन्होंने अभी, आपको याद होगा, वो खजुराहो में जब आए थे तो उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि अमेरिका में निकलने वाला जो न्यूज़पेपर है, जर्नल, उसमें ये उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश विश्व की जो है सबसे ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र में 10वें नंबर का प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश का स्थान बड़ा आगे है, आगे बढ़ चुका है आपका कहने और का आगे मतलब। बढ़ेगा। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश की जो आने वाले समय में हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, सांस्कृतिक दृष्टि से भी बने, पर्यटन की दृष्टि से भी बने, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश क्रमांक 1 पे है ही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही, नई नई योजनाएं बना रही हैं और आने वाले समय में सरकार का प्रयास है। और ये जो विभाग है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सबसे, कहा जाए तो कि सबसे प्रिय विभाग है। तो ये जो आपको दिया गया है, आपके कंधों पर विश्वास करके दिया गया है या फिर कुछ भरोसा करके दिया गया कि आप इसकी तरोत्तर प्रगति करेंगे?
निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ये सबसे नज़दीक विभाग है और उनका स्नेह आशीर्वाद मुझ पर लगातार बना रहता है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इस विभाग की कमान सौंपी है तो कहीं ना कहीं इस विश्वास के साथ सौंपी है कि आने वाले समय में ये विभाग बहुत ऊंचाइयों को छुए और मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश धार्मिक पर्यटन और संस्कृति के मामले में बने। तो निश्चित रूप से उनके स्नेह को, उनके आशीर्वाद को मैं जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसको मैं आगे ले जाने का काम करूंगा और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हम आशा रखते हैं कि जो आपने कहा है वह पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक कृष्ण पाथे का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर थोपी है, या कहा जाए कि आपको जिम्मेदारी दी है, माफ़ कीजिएगा, जिम्मेदारी दी है। उसका थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे क्या है और किस तरीके से मध्य प्रदेश की धार्मिक और धरोहरों और विरासतों में परिवर्तन लाएगा और किस नई पहचान को दिलाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध प्रदेश है। इसके पहले माननीय मोहन यादव जी ने राम वनगमन पथ पर काम शुरू किया। जैसे ही सरकार में आए तो भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों को विकसित करने का, पल्लवित करने का काम हमने शुरू किया। और भगवान राम सबसे ज़्यादा चित्रकूट में रुके तो चित्रकूट से हमने शुरू किया है। उसके बाद कृष्ण पाथे, भगवान कृष्ण की भी ये लीला भूमि रही। उज्जैन में संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की और तो फिर कृष्ण पाथे पर भी हमने काम शुरू किया है और भगवान कृष्ण के चरण जहाँ जहाँ पड़े उन सारे स्थानों को चिन्हित करके संदीपनी आश्रम से शुरू करेंगे। उन सारे स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी भी बनाई गई है। वो इतिहास का अध्ययन करेंगे, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से स्थान भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन स्थानों को लेकर इस प्रदेश को कृष्णमय बनाने का काम भी हम करेंगे। हाँ, पर लेकिन इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, उस समय ये ख्याल क्यों नहीं आया, इस तरह की शुरुआत क्यों नहीं हुई? देखिए, पहले भी भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में जितने काम मैं आपको कहूँ कि हुए हैं, चाहे आज की सरकार हो, चाहे पहले शिवराज जी की सरकार हो, सबने धर्म के क्षेत्र में जो धार्मिक धरोहर है उन क्षेत्र में बड़ा काम किया। जैसे आप कहें कि महाकाल लोक बनाने का काम हमने किया और आप बता दें, मैं बताना चाहता हूं कि महाकाल लोक बनने के बाद इस वर्ष पिछले वर्ष 11 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए। इस बार 13 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर आए। उसमें महाकाल लोक का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो महाकाल लोक के बाद सरकार ने तय किया कि जैसे महाकाल लोक बनने के बाद फुटफॉल बढ़ी है, वैसे ही महाकाल लोक की तर्ज पर अन्य लोगों का भी हम निर्माण करेंगे। सरकार का अभी तक घोषणाएं और कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 20 नए लोगों का निर्माण किया जा रहा है। 20 नए लोगों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें अधिकतर पूर्ण हो चुके हैं। इसमें महाकाल लोक है, राम राजा लोक है, अपना सलकनपुर में देवी लोक है, जाना पाव में परशुराम लोक है। ऐसे एक नहीं अनेकों लोक पर 20 लोगों पर काम चल रहा है। उसमें से अधिकतर पूर्ण भी हो गए हैं और अपने शारदा माता का मैहर लोक पर भी काम शुरू होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये सरकार, पिछली सरकारों ने भी अच्छा काम किया है और ये सरकार और अच्छा काम कर रही है। एक तरफ जनमानस को अच्छा धर्म के प्रति जोड़ा भी जा रहा है, पर कहीं ना कहीं लोक के निर्माण में कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना भी जनमानस को करना पड़ता है। तब आप किस तरीके से उन्हें? देखिए, जब कोई डेवलपमेंट होता है तो कहीं समस्याएं भी आती हैं और जब तक कोई समस्या का आप सामना नहीं करते तब तक आपको उस बात का पता नहीं चलता। तो समस्याएं भी आती हैं, लेकिन सारी समस्याओं को पार करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका बड़ा अच्छा प्रतिसाद आपको देखने को मिलेगा।
अक्सर सरकार कहती है और सरकार का प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होता है और हम हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, पर विपक्ष बार बार कई बार ये सवाल कई मंचों पर भी कह चुका है, कई पत्रकार वार्ताओं में भी कह चुका है कि लोगों का निर्माण हो रहा है, एक तरफ धर्म ही धर्म की बात हो रही है, पर शिक्षा या और अदर चीज़ में विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। हाँ, विपक्ष का तो ऐसा है कि उनके बारे में ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो विपक्ष का कोई विजन नहीं है। कोई विजन होता तो जनता उनको नकारती नहीं। हम विजन लेकर काम कर रहे हैं। भारत क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लेकर हम आए हैं। नई शिक्षा नीति में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, इन सारे इनको भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति लेकर हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो रहा है और शिक्षा के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। कहीं जब हम धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता की बात आती है, कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों की बात आती है। तो जब हम धर्म और संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो ये जीवन मूल्य, नैतिकता हमारी बनी रहेगी और शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा पद्धति में ये सारे नैतिक मूल्यों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ये भी बड़ी बात है। आपके कंधों पर और भार बढ़ने वाला है। हाल में ही महाकुंभ प्रयाग में खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसकी ही तुलना में सिंहस्थ का भी आयोजन करेंगे। तब आपकी योजना क्या है और किस तरीके से आपने तैयारियां कर रखी विभाग ने आपके? देखिए, सिंहस्थ की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी से शुरू हो गई है। धर्मस्व विभाग जो भोपाल में हुआ करता था, सिंहस्थ के कारण हमने उसको शिफ्ट करके उज्जैन में कर दिया है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अभी से सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय किया है कि अब जो आने वाला सिंहस्थ होगा उसमें जो पहले संरचनाएं बनती थी वो अस्थायी बनती थी। मान लो सिंहस्थ खत्म हुआ तो वो संरचनाएं खत्म हो जाती थीं। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में हमने तय किया कि इस बार स्थायी संरचनाएं बनाएंगे, स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे, जो संरचनाएं, ताकि कुंभ होने के बाद भी वो संरचनाएं को कहीं ना कहीं उपयोग होता रहे और हर बार जब कुंभ हो तो वो संरचनाएं फिर से ना बनाना पड़े। तो एक बड़ी दूरदर्शिता के साथ हम अभी से काम करना हमने शुरू किया है। तो आने वाला सिंहस्थ बहुत चुनौतियों भरा भी आपका सिंहस्थ होगा, क्योंकि महाकुंभ में तमाम, देखिए, बिना चुनौतियों के तो कुछ होता नहीं। चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जाता है। और कहा भी गया है कि जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जितने कष्ट कंटक आएंगे उस पर हम निखर के सामने आएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला जो सिंहस्थ है वो ऐतिहासिक होगा। ऐसा सिंहस्थ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अक्सर विकास की तुलना में धर्म की चर्चा ज़्यादा होती है और धार्मिक प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को, जैसे कि आपने भी कहा है, कि जाना जाता है। पर लोगों का लगातार धर्म के प्रति लगाव बढ़ना कहीं ये विकास दर में कुछ प्रभावित तो नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश की विकास दर पीछे रह जाए और धर्म के मामले में धर्म जो है, धर्म की परिभाषा क्या है? धारयति इति धर्म। धर्म की परिभाषा जो ये है कि आप जो धारण करते हैं, आपके जो नैतिक मूल्य हैं, वो जो संस्कार हैं, जो आपकी जीवन जीने की पद्धति, कहीं ना कहीं धर्म के माध्यम से इन सारी बातों पर फोकस होता है। तो जब लोग कहते हैं कि धर्म के कारण विकास में बाधा होगी, तो मैं ये नहीं मानता। आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े विकसित राष्ट्र, बाधा की बात नहीं, विकास दर की, विकास दर बढ़ेगी धर्म के कारण। आज आप देख लो कि फुटफॉल बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जैसे उज्जैन में 6-7 करोड़ लोग इस वर्ष में आए हैं, तो अपने आप में फुटफॉल बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जब फुटफॉल बढ़ती है तो प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ती है और संसाधन भी बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये कहना कि धर्म के तरफ ज़्यादा बढ़ने से विकास दर में कोई कमी आएगी, मैं मानता हूँ विकास दर बढ़ेगी। और विकास दर के साथ साथ
जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे जिला संस्कार स्तर हैं, वो पर भी इसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिला स्तर 20 पर अलग भी अलग लोग जो बन रहे हैं, जिला स्तर पर भी सुधार होगा, प्रदेश स्तर पर भी सुधार होगा निश्चित रूप से। हाल में महाकुंभ में आपने देखा हो कि युवाओं का बड़ा रुझान हो रहा है, धर्म की तरफ भी और सनातन धर्म के साथ साथ में संन्यास की तरफ भी। जो है इस देश की रीढ़ है, हम सबसे बड़े युवा देश हैं। संसार में जितनी युवा शक्ति, विश्व के अंदर जितनी युवा शक्ति हमारे पास है, उतनी युवा शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि समस्याएं अनेक हैं, समाधान सिर्फ एक है, वह है युवा शक्ति का जागरण, युवाओं की सक्रियता, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी साहसिक भागीदारी, प्रचंड साहस, प्रबल संकल्प के साथ यदि विचारशील, भावनाशील युवा अपने कदम आगे बढ़ा लें तो असंभव समस्याओं का समाधान भी संभव है। तो युवा देश है, युवाओं का रुझान संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, ये अब में बड़ी बात है, अच्छी बात। नए नए रोजगार भी तलाशे जा रहे हैं, नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं हाँ। कि जो हमारा पर्यटन विभाग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला विभाग है। होटल्स के माध्यम से लगातार एमपीटी के होटल्स खुल रहे हैं, और भी हम पीपीपी मोड पर बहुत सारी डेस्टिनेशन देकर कुछ योजनाएं भी आप ला रहे हैं युवाओं के ये लिए। योजना है, तो जब पर्यटन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार अपने आप सृजित होता है, और मुझे लगता है कि ये रोजगार देने वाला विभाग जो हमारा है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। मध्य प्रदेश में मैं अब आपसे सीधा सटीक सवाल करता हूं कि मध्य प्रदेश में धरोहर या जो विरासतें हैं उनको सुरक्षित रखने का जिम्मा जो है बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि अक्सर धरोहरें जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी पुरातत्व के पुरानी विरासतें हैं उनको क्षतिग्रस्त या फिर वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है कि वहाँ गंदगी हो जा रही है। उस स्तर में आपका क्या मतलब आगे क्या प्रयास है? हमारी धरोहर हैं और हमको उनको सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग के माध्यम से जो हमारी पुरानी धरोहर हैं उन धरोहरों का परीक्षण करके उनको संरक्षित करने का भी काम किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ पुरानी धरोहरें मिली हैं उनको हम वापस बनाने का भी काम विशेषज्ञों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस मामले में भी हम आगे हैं और आने वाले समय में और अच्छा प्रयास हम करेंगे। हाल में ही जीआईएस संपन्न हुआ है, उसमें आपके विभाग का क्या भूमिका रही और क्या परिवर्तन आएंगे या क्या मिला है? जो ये जीआईएस संपन्न हुआ उसमें हमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इस जीआईएस में सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँ कि निवेश आया है तो हमारे पर्यटन विभाग के माध्यम से निवेश आया है, ये भी अपने आप में गौरव की बात है। कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी जो कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, उसको लोग मान रहे हैं और निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमने नई पर्यटन नीति 2025 भी लागू की है। जी, उसमें क्या है? उस पर्यटन नीति के अंतर्गत हमने निवेशकों को आप कहें कि रेड कारपेट बिछा के देने का काम किया है। पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगती थीं, उसको घटा के हमने 10 प्रकार की अनुमतियों पर लेकर आए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, आप आइए मध्य प्रदेश में निवेश करिए, सारा काम करवा के मध्य प्रदेश की सरकार आपको देगी। और जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसमें 30 वर्ष की लीज हुआ करती थी उसको भी बढ़ा के हमने 90 साल कर दिया है। कभी कभी लोगों को असुरक्षा होती कि 30 साल बाद क्या होगा, तो उसको भी हमने बढ़ा के 90 साल कर दिया है। और ये सारी अनुमतियां हम लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लेकर आए हैं, मतलब एक समय सीमा में जो निवेशक है उसको के अंदर आपको वो सब क्लियरेंस करके, मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आप आए हैं तो 2-3 साल उसके लिए भटक रहे हैं कि भैया भाई अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के जो नई पर्यटन नीति में हमने काम किया है तो वो भी काम किया, और नई फिल्म पर्यटन नीति भी हम लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी क्रमांक 1 का बन के उभर रहा है। 500 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि नई फिल्म पर्यटन नीति में पहले हम केवल फीचर फिल्म पर अनुदान देने का काम करते थे। जो नई फिल्म पर्यटन नीति आई उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म और भी जितने प्रकार की फिल्म्स होती हैं
जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को प्रकट करने का काम करती है, उन सब पर भी हम अनुदान देने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड भी मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा आज कहीं लोग आकर्षित हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हमें पूर्ण आशा है कि जो जो शब्द आपने यहाँ कहे हैं यह मध्य प्रदेश में धर्म, धरोहर और विरासत में देखने को मिलेंगे। अंतिम सवाल, आप बहुत साधारण से परिवार से आते हैं, एक लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे की कहानी और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप पुराने बातों के बारे में, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। ये वो पार्टी है जो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कंधे पर बिठाकर बड़ा बना देती है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का बचपन आप देखो तो बचपन में पिताजी के साथ चाय बेचने का काम किया करते थे, पार्टी में काम किया, पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद आप शिवराज जी को ले लीजिए, किसान के बेटे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अपने मोहन यादव जी को ले लीजिए, एक मजदूर के बेटे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, शिक्षक का बेटा हूँ, मैंने पार्टी में काम किया। पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया, बड़ा बना दिया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब पार्टी का दिया हुआ है। तो पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का काम हम करते हैं। और निश्चित रूप से कोई काम करते हैं तो बिना संघर्ष के तो कुछ होता नहीं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो क्योंकि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष के माध्यम से आगे आने का प्रयास हुआ। लेकिन ये पार्टी है जो ध्यान रखती है कि कार्यकर्ता का, ये अपने आप में बड़ी बात है। आपने जो कहा कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। आज धर्म, धरोहर और विरासत से समृद्ध मध्य प्रदेश के सेशन में आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपने सरकार का पूरा पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।